हेलो एस्पिरेंट्स, क्या आपकी तैयारी आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जा रही है? आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के वो चुनिंदा सवाल जो पिछले कई परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और 2026 के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखते हैं आप इन 10 में से कितनों का सही जवाब दे पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का जीके का डेली डोज का ये सेशन। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स यानी AMI 2026 में भारत कहाँ रैंक करता है। सवाल फिर से सुनिएगा कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स AMI 2026 में भारत किस रैंक पर है। तो हमारे ऑप्शंस हैं पहला चौथा, दूसरा पांचवा, तीसरा छठा और चौथा सातवां। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, हर कंट्रीज़ की इकोनॉमिक स्टेटस और वहाँ पे लिविंग कंडीशंस अलग अलग हैं और हर कंट्रीज़ अपने हिसाब से सिटीजन्स को गवर्न करती है और उनकी अपनी अलग पॉलिसीज़ होती हैं। तो आपने जितनी भी पढ़ाई अभी तक करी है इस सब्जेक्ट मैटर में या एशिया के बारे में आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉल करें और इसका आंसर बताएं दोस्तों। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत 11 एशियाई देशों के बीच छठे स्थान पर खड़ा है, जो यह दर्शाता है कि भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिवनेस को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। यह इंडेक्स मुख्य रूप से 8 प्रमुख पिलर्स और 43 सब पैरामीटर्स के आधार पर देशों की क्षमता को मापता है। इस साल इस इंडेक्स का तीसरा वर्ष है और इसे डेजन शेरा एंड एसोसिएट्स द्वारा रिलीज़ किया गया है। 2026 की रैंकिंग में काफ़ी उलटफेर देखने को मिला। मलेशिया ने शानदार बढ़त बनाते हुए वियतनाम को पीछे छोड़ दिया और अब वह दूसरे स्थान पर है। वहीं वियतनाम फिसलकर तीसरे पायदान पर आ गया है। ये बदलाव साफ तौर पर दिखाता है कि एशिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा सवाल है कि 2026 नंबेयो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार किस शहर को लगातार 10वें वर्ष दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। फिर से सवाल बोलता हूँ कि 2026 नंबेयो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार किस शहर को लगातार 10वें वर्ष दुनिया का सबसे सुरक्षित यानी सेफेस्ट सिटी घोषित किया गया है। हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है अबू धाबी, दूसरा है टोक्यो, तीसरा है वियना और चौथा है सिंगापुर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंट्री को सेफ अनाउंस करने में बहुत सारे पैरामीटर्स पे ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कि क्राइम रेट क्या है, पुलिसिंग कैसी है, मॉरल पुलिसिंग हो रही है या पॉलिसीज़ कैसी हैं गवर्नमेंट की क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। तो इन बेसिस पे और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों। आई एम श्योर आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इसके आधार पर आप मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। फिर से ऑप्शन देख लीजिए, अबू धाबी, टोक्यो, वियना या सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अबू धाबी ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए लगातार 10वें साल दुनिया के सेफेस्ट सिटी होने का खिताब अपने नाम कर लिया है। 2017 से लगातार नंबर 1 पर काबिज अबू धाबी की यह रैंकिंग नंबियो द्वारा जारी की गई है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ का दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस है। यह अचीवमेंट अबू धाबी की मजबूत सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और यहाँ की हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ को दर्शाता है। लगातार मिल रही इस कामयाबी ने पूरी दुनिया में अमीरात की इमेज को रहने, काम करने और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में और भी मजबूत कर दिया है। दोस्तों, हमारा तीसरा सवाल है कि टाइप 096 तांग क्लास पनडुब्बी किस देश द्वारा विकसित की गई है। सवाल फिर से सुनिएगा कि टाइप 096 तांग क्लास पनडुब्बी यानी सबमरीन किस देश द्वारा निर्मित की गई है, मतलब मैन्युफैक्चर की गई है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। पहला है चीन, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा इजराइल। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हर कंट्रीज़ अपनी सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने में लगी हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम मैन्युफैक्चरिंग जाइंट कहते हैं डिफेंस में, जैसे इजराइल एक मैन्युफैक्चरिंग जाइंट है और अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन है, नॉर्थरॉप ग्रुमन है। ये सारी जो कंपनीज़ हैं ये डिफेंस जाइंट के रूप में हैं। तो आप इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप मुझे बताइए कि टाइप 96 तांग क्लास पनडुब्बी को किस देश ने बनाया है। तो दोस्तों, इसका आंसर है पहला चीन यानी चाइना। चाइना ने अपनी समुद्री परमाणु शक्ति को और अधिक घातक बनाते हुए टाइप 096 तांग क्लास पनडुब्बी का अनावरण किया है। यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है जिसे चीन ने रणनीतिक परमाणु सुरक्षा और दुश्मनों को रोकने यानी न्यूक्लियर डिटेरेंस के लिए तैयार किया है। चीन की यह नई पनडुब्बी न केवल आकार में बड़ी है बल्कि पहले के मुकाबले कहीं अधिक स्टेल्दी है, यानी इसे रडार या सोनार से पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। लगभग 20,000 टन का डिस्प्लेसमेंट के साथ इसकी तुलना अमेरिका की शक्तिशाली ओहायो क्लास पनडुब्बियों से की जा रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसमें इस्तेमाल की गई नॉइज रिडक्शन टेक्नोलॉजी है, जो इसे समुद्र की गहराई में दुश्मन की नजरों से बचकर खामोशी में हमला करने की ताकत देती है। तो दोस्तों, अब चौथा सवाल हमारा है कि INS सुदर्शनी का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है मसगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, दूसरा
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, तीसरा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या चौथा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड? बताइए दोस्तों। फिर से मैं बता देता हूँ, INS सुदर्शनी का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया है? आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं, मजगांव डॉक शिप लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड? बताइए। अभी हाल ही में INS सुदर्शनी बहुत ज़्यादा खबरों में भी रही है। हमें पता है कि वो कैसे अपने मिशन पर निकली है, शायद 16 या 18 देशों के अपने सफ़र पर निकली है और शायद वो अमेरिका के 250वें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में भी अमेरिका पर न्यूयॉर्क पहुंचने वाली है। थोड़ा रिकॉल करिए आपने जो पढ़ा है अभी हाल फिलहाल के न्यूज़ में या करंट अफेयर्स जो आपने देखे हैं, उसके बेसिस पर बताइए। ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, बताइए क्या हो सकता है इन चारों में से, आपको क्या लगता है? रिकॉल करें दोस्तों, अपनी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करें। चलिए कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। इसका ऑप्शन है सी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। भारतीय नौसेना का सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी लोकायन 26 नामक 10 महीने के एक विशाल महासागरीय अभियान पर निकल चुका है। INS सुदर्शनी भारतीय नौसेना का एक स्वदेशी रूप से निर्मित प्रशिक्षण जहाज है, जिसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह जहाज केरल के कोची में स्थित दक्षिणी नौसेना कमान के तहत संचालित होता है और इसे 27 जनवरी 2012 को नौसेना में शामिल किया गया था। इस प्रकार के जहाज़ों का मुख्य उद्देश्य नाविकों को समुद्र में स्वतंत्र रूप से जीवित रहने, खराब मौसम का सामना करने और सीमैन्स शिप स्किल में माहिर बनाना है। INS सुदर्शनी एक 3 मास्टर्ड बार्क यानी 3 मस्तूलों वाला जहाज है, जो सेल और इंजन दोनों की शक्ति से चलने में सक्षम है। दोस्तों, हमारा 5वां सवाल देख लीजिए। चिप्स टू स्टार्टअप यानी C2S 2026 कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? सवाल फिर से सुनिए कि चिप्स टू स्टार्टअप यानी C2S 2026 कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? पहला है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय। याद करिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन वापस अपने दिमाग में लाइए, चक्का चलाइए अपने दिमाग का एंड याद करिए कि C2S, ये बिल्कुल आपने पढ़ा होगा अपने प्रिपरेशन के टाइम में कि C2S कार्यक्रम को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको आंसर। इसका आंसर है सी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा 2022 में शुरू किए गए चिप्स टू स्टार्टअप यानी C2S कार्यक्रम ने कौशल विभाग, बुनियादी ढांचे और चिप डिजाइनिंग के क्षेत्र में शानदार सफलता हासिल की है। यह 250 करोड़ के कुल बजट वाली एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 85,000 उद्योग तैयार पेशेवर को तैयार करना और 10 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ 25 नए स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। यह प्रोग्राम छात्रों को उन्नत इलेक्ट्रिक डिजाइन, ऑटोमेशन टूल्स, अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर फाउंड्री और साझा मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी प्रयोगशालाओं तक पहुंच प्रदान कराता है, जिससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूती मिलती है। दोस्तों, अब हमारा 6वां सवाल है कि डार्डनेलिस स्ट्रेट, जो हाल ही में चर्चा में रहा है, किस देश में स्थित है? फिर से सुनिएगा, डार्डनेलिस स्ट्रेट जो हाल ही में चर्चा में रहा है वो किस देश में स्थित है? पहला ग्रीस, दूसरा बल्गेरिया, तीसरा इटली और चौथा है टर्की। अभी हम ईरान और टर्की के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। थोड़ा याद करिए कि अभी आप खबरें क्या देख रहे हैं, अखबार में आपने कुछ पढ़ा होगा या किसी आर्टिकल में ज़रूर पढ़ा होगा इसके बारे में, तो एक बार याद करिए, रिकॉल करिए दोस्तों कि डार्डनेलिस स्ट्रेट जो हाल ही में चर्चा में रहा है, क्यों चर्चा में रहा है, वो किस देश में स्थित है? बताइए। पहला ग्रीस, दूसरा बल्गेरिया, तीसरा इटली और चौथा है टर्की। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, टर्की। टर्की के डार्डनेलिस स्ट्रेट में जहाज़ों का साउथबाउंड ट्रैफिक फिर से बहाल होने जा रहा है। हाल ही में टैंकर के इंजन फेलियर की वजह से इस मार्ग को अस्थायी रूप से रोकना पड़ गया था। डार्डनेलिस स्ट्रेट उत्तर पश्चिमी तुर्की में स्थित एक नैरो लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यह एजियन सी को सी ऑफ मरमारा से जोड़ता है और भौगोलिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करता है। इसका नाम प्राचीन शहर डार्डनेस के नाम पर रखा गया है। प्राचीन काल में इसे हेलेस्पोंट के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है हेले का सागर। दोस्तों, अब 7वें क्वेश्चन पे आते हैं कि जेजे नियोफिस वाल्मीकि नामक एक एम्फीबियन प्रजाति हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में खोजी गई थी? सवाल फिर से सुनिएगा कि जेजे नियोफिस वाल्मीकि नामक एक एम्फीबियन प्रजाति हाल ही भारत के किस क्षेत्र में खोजी गई थी यानी डिस्कवर हुई थी? पहला है ईस्टर्न हिमालयाज यानी पूर्वी हिमालय, दूसरा है वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट, तीसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और चौथा है पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट्स। बताइए, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या चौथा ईस्टर्न घाट्स? बताइए दोस्तों क्या है?
चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है बी, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स। भारतीय वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र के उत्तरी वेस्टर्न घाट में एक दुर्लभ सबटेरेनियन एम्फीबियन प्रजाति को खोज निकाला है, जिसे जेजिनियोफिस वाल्मीकि नाम दिया गया है। इस प्रजाति का नाम खोज स्थल के पास स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर के सम्मान में रखा गया है। यह प्रजाति जेजिनियोफिस जीन से संबंधित है, जिसे आमतौर पर ब्लाइंड कैसेलियास कहा जाता है। कैसेलियंस बिना हाथ पैर वाले कीड़े जैसे दिखने वाले उभयचर होते हैं, जो जमीन के नीचे रहते हैं और इनकी आंखों, त्वचा और हड्डी के नीचे छिपी होती है। मेढकों की तरह क्रॉक की आवाज ना निकालने के कारण इनकी फील्ड आइडेंटिफिकेशन करना बेहद मुश्किल काम होता है। दोस्तों 8वें क्वेश्चन पे आते हैं कि CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव किस संस्थान का एक प्रमुख कार्यक्रम है। सवाल फिर सुनिएगा कि CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव किस संस्थान का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसके ऑप्शंस पर आते हैं दोस्तों। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और चौथा है नीति आयोग। याद करिए, फिर से बता देता हूं कि CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव किस संस्थान का एक प्रमुख हिस्सा है या कार्यक्रम है। बताइए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप या चौथा नीति आयोग। बताइए दोस्तों, याद करिए, बताइए क्या आंसर है इसका, आपको क्या लगता है। चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसका सही आंसर है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हाल ही में CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव ने 5200 से अधिक स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम के माध्यम से 1.90 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी है। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR का एक फ्लैगशिप नेशनल प्रोग्राम है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक रिसर्च, इंडस्ट्री की जरूरतों और एम्प्लॉयबल स्किल्स यानी रोजगार योग्य कौशल के बीच के अंतर को खत्म करना है। यह प्रोग्राम CSIR के रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ स्किल डेवलपमेंट को जोड़ता है। खास बात यह है कि यह पहल पूरी तरह से इंक्लूसिव है। इसमें छात्रों, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स के साथ साथ स्कूल ड्रॉप आउट्स, ITI डिप्लोमा धारकों, किसानों और ग्रामीण समुदायों को भी सीखने का मौका मिलता है। अब दोस्तों आते हैं हमारे 9वें सवाल पर। फिंक नदी जो हाल ही में खबरों में रही किस देश में स्थित है। सवाल फिर से सुनिए कि फिंक नदी जो हाल ही में खबरों में रही है, किन खबरों में रही है, किस देश में स्थित है। सबसे पहले आता है रूस यानी रशिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा न्यूजीलैंड और चौथा है फ्रांस। फिंक नदी को अगर आप याद करेंगे तो अभी हमारे पिछले एपिसोड में जो जीके का रेडियोस का एपिसोड जा रहा था उसमें मैंने इसके बारे में बात भी करी थी और आपने बिल्कुल पढ़ा भी होगा इस रिवर के बारे में। ये किसी हिस्टोरिक रीज़न से अभी चर्चों में रही है। एक बार याद करिए, रिकॉल करिए, अखबार में या आर्टिकल में या फ़ोन पर ही स्क्रॉल करते हुए कहीं देखा होगा। मैंने भी इस अपडेट को झूठ नहीं बोलूँगा, इंस्टाग्राम पर ही देखा है। फिर मैंने सोचा कि इस पर मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो मैंने अपने पिछले एपिसोड में इसके बारे में मेंशन किया था। याद करिए, बताइए कि फिंक नदी जो हाल ही में खबरों में रही है किस देश में स्थित है। रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फ्रांस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, ऑस्ट्रेलिया। फिंक नदी जिसे अनर्ते आदिवासी समुदाय के लोग लारापिंटा कहते हैं को दुनिया की ओल्डेस्ट रिवर सिस्टम माना जाता है। यह मध्य ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक प्रमुख लेकिन इंटरमिटेंट यानी रुक रुक कर बहने वाली नदी है। इस नदी का ओरिजिन उत्तरी क्षेत्र के मैकडॉनल्ड रेंजेस में होता है। यह मुख्य रूप से डेवनपोर्ट क्रीक और ओरमिस्टन क्रीक को मिलने से बनती है। लगभग 600 किलोमीटर लंबी यह नदी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के सिम्पसन डेजर्ट की ओर बहती है। जियोलॉजिकल एविडेंस के अनुसार यह नदी लगभग 300 से 400 मिलियन वर्ष पुरानी है। दोस्तों अब आते हैं हमारे 10वें सवाल पर कि भारत का कौन सा राज्य पहले फुल स्टैक सोवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क का घर है। इसके ऑप्शंस पर आते हैं दोस्तों। पहला है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा कर्नाटक और चौथा केरल। सवाल देख लीजिए कि भारत का कौन सा राज्य पहले फुल स्टैक सोवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क का घर है। बताइए दोस्तों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। बताइए। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसका आंसर है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला फुल स्टैक सोवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पार्क स्थापित करने के लिए सर्वम AI के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस प्रोजेक्ट में शुरुआती तौर पर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे 1000 से अधिक हाई स्किल्ड जॉब्स पैदा होने की उम्मीद है। यह पार्क एक समर्पित AI डिस्ट्रिक्ट के रूप में काम करेगा, जहां हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, सुरक्षित डेटा सिस्टम और AI रिसर्च लैब्स जैसे अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह डेटा मॉडल्स और कंप्यूटिंग को राज्य की ट्रस्ट बाउंड्री के भीतर ही रखेगा, ताकि सिक्योरिटी, एथिक्स और रेगुलेशन सुनिश्चित किए जा सकें। भारतीय जनरेटिव इकाई कंपनी सर्वम AI इस टेक्नोलॉजी स्टैक को लीड करेगी
और इंडिया लैंग्वेज मॉडल्स को सपोर्ट करेगी। दोस्तों, ये थे आज के वो टॉप जीके सवाल। आपका स्कोर क्या रहा? आपने 10 में से कितने सही जवाब दिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी सवाल में डाउट हो तो बेझिझक पूछें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार सवालों के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।